बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में भारत को जवाब दिया था। इस वीलॉग में भारत के हमदर्दों को जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे जो भारत की खुशी का बंदोबस्त पाकिस्तान में रहते हुए कर रहे हैं, और अपोजिशन के वो लोग जिनको इस वक्त गुस्सा तो पाकिस्तान की हुकूमत पे है, लेकिन उसको वो उतार रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज पे, और इस गुस्से को उतारने के लिए वो दुश्मन का साथ दे रहे हैं, चाहे जानबूझकर दे रहे हैं, नासमझी में दे रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप खुद ही कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बता देता हूँ। मैंने ना आज अखबारात निकाल कर पढ़े बड़ी तफसील के साथ। मेरे पास वक्त था, रात को मैं तसल्ली से अब बैठ के पढ़ता रहूँ कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था जब पाकिस्तान ने जवाब दिया था। देखिए, जिस दिन भारत यहाँ से ये हरकत करके भागा था तो उसके बाद पाकिस्तान में एक बेचैनी थी। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ कि हम अपने घर में सारे चिड़चिड़े हो गए थे। आपस में जब हम भाई भाई भी आपस में बात कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि आपस में लड़ पड़ेंगे। तो मेरे वालिद साहब भी सुन रहे थे, हम सब सुन रहे थे, तो सबको एक चिड़चिड़ापन था कि भारत आया, शरारत करके चला गया। तो पाकिस्तानी सारे ऐसे ही सोचते हैं। मुझे ऐसे लगता है जो मेरे घर में उस वक्त माहौल था वही माहौल पाकिस्तान के हर घर में था, और लोगों को इस बात का दुख था कि वो आए और भाग गए, हमारे हाथ से निकल गए। क्योंकि भारत से हम शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्रिकेट के मैदान में नहीं कर सकते। बुखार चढ़ जाता था मुझे, मैं छोटा सा था, अगर हम इंडिया से मैच हार जाते थे तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस बात को हजम करना। क्योंकि भारत जितनी नफरत पाकिस्तान से करता है तो उसके जवाब में हमारा हारना नहीं बनता। जितना जुल्म वो हमारे साथ करता है और कश्मीरियों के ऊपर करता है, तो बतौर कश्मीरी मैं हार नहीं मान सकता उनके सामने। हाँ, लड़ सकता हूँ, मार खा सकता हूँ, हार नहीं मान सकता, ये बात है। तो हमारे अपने घर में भी ऐसा ही था। तो मुझे याद है कि हम लोग आपस में घर में बातचीत कर रहे थे। मेरी पर्सनल चीज़ है लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ। तो उस दिन जब हमारे घर में डिस्कशन हो रही थी तो यहाँ तक बात हुई कि नहीं, इंडिया नहीं हमारे साथ ये कर सकता, उसको नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, ये नहीं हो सकता, यानी इस किस्म का रिएक्शन था बहरहाल। और उसके बाद अपोजिशन के अंदर भी तशवीश थी, हुकूमत के अंदर भी थी। सारा दिन राब्ते रहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और आर्मी चीफ़ के, मुलाकात भी हुई और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। आर्मी की इंटरनल मुलाकातें हुई, बहुत प्लान हो रहे थे, पूरी दुनिया से टेलीफोन कॉल्स आ रही थी पाकिस्तान को कि आप सब्र का मुजाहरा करें, भारत ने एक हरकत की है लेकिन आप इसका जवाब मत दें वरना इस खित्ते में जंग छिड़ सकती है। तो पाकिस्तान हर एक को ये कह रहा था कि भारत ने कोई नुकसान तो नहीं किया लेकिन हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर एक हमला है और ये हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारत अपने आप को अमेरिका बना रहा था। जैसे अमेरिका आया, एबटाबाद इंसिडेंट किया और भाग गया, वो चला गया यहाँ पे उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट करके। तो पाकिस्तान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि एक इतनी बड़ी लड़ाई ले और अमेरिका के साथ जंग करना। तो भारत अपने आप को शायद अमेरिका समझना शुरू हो गया और भारत को लगा कि वो पाकिस्तान को वैसे ही दबाएगा जैसे अमेरिका दबाता है। और इससे पहले आपको याद होगा एक सर्जिकल स्ट्राइक भी जाली भारत कर चुका है कि मैं इधर से घुस गया तो उधर से आ गया, तो उधर से आ गया, आज़ाद कश्मीर की तरफ आ गए, और वो भी एक जाली किस्म की कार्रवाई थी। मेरे बहुत सारे दोस्त उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, उन्होंने कहा इमरान भाई आया ही कोई नहीं था, और जहां जहां पे थोड़ा बहुत कोई हिलजुल थी हमने बहुत अच्छा फायर किया था उस दिन, और भारत लाशें छोड़ के भागा था और वो रिपोर्ट हुआ था। तो भारत को ऐसा लगा कि वो ये भी एरियल स्ट्राइक भी कर देगा एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। तो उस दिन पाकिस्तान की फ़ौज आपस में कोऑर्डिनेशन में भी थी, हुकूमत वक्त के साथ कोऑर्डिनेशन में भी थी, और अपोजिशन के अंदर भी काफ़ी बेचैनी थी। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने 27 तारीख की सुबह बदला ले लिया। अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है तफसील से किस तरह पाकिस्तान गया, 6 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया, अभिनंदन का जहाज़ इधर गिर गया, दूसरा उधर गिर गया, SU-30, एक उनका हेलीकॉप्टर भी गया और 7-8 फौजी भी उनके मारे गए, और उसके बाद अभिनंदन गिरफ्तार हो गया। तो ये एक इंसिडेंट इस तरीके से हुआ था। इस वाक़े के बाद एक ब्रीफिंग हुई थी, और ये जो ब्रीफिंग थी ये पार्लिमानी लीडर्स का एक मीटिंग थी। अहम तरीन लोग इसके अंदर शामिल थे। इमरान खान साहब ने इसमें ज्वाइन नहीं किया था, और उसकी कुछ रीज़न थी, वो कुछ मुलाकातें भी कर रहे थे और दूसरा वो कुछ राब्ते भी कर रहे थे बैनुल अक़वामी सतह पे, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान ने बदला लिया था भारत से उस शरारत का जो भारत करके गया था। लगभग 24 घंटों से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था। वहाँ पे जो ब्रीफिंग देने के लिए आए उनमें आर्मी चीफ थे और आसिफ गफूर थे जो DGISPR थे, जो 2 मेन लोग वहाँ पे ये मौजूद थे।
और जिन लोगों को ब्रीफिंग दी जा रही थी उनमें असद कैसर थे और सादिक संजरानी थे, ये एक चेयरमैन सेनेट और दूसरे स्पीकर कौमी असम्बली। और उनके बाद जो लोग मौजूद थे उनमें शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान, शाहिद खाकान अब्बासी, अय्याज सादिक, राणा सनाउल्ला, मरियम औरंगज़ेब, शेरी रहमान, सलीम मांडीवाला, रज़ा रब्बानी, परवेज़ खटक, खुर्शीद शाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, मौलाना गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, शेरी मज़ारी, शफकत महमूद और दीगर लोग मौजूद थे। ये जो एक मीटिंग थी इसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी कि हमने एक्चुअली जो जवाब दिया वो किस लेवल का दिया। इस मीटिंग में यह भी नुक्ता उठाया गया कि अब अगर आगे फर्दर एस्केलेशन होती है तो उसका क्या बनेगा। तो आर्मी चीफ ने कहा वी आर रेडी, हम तैयार हैं हर तरह का जवाब देने के लिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि भारत अटैक कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि वी हैव इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन वही जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमारे साथ शेयर भी की थी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें क्या क्या बताया था मैं आपको भी बता देता हूं। नंबर 1, उन्होंने कहा था कि वो जो भारत का कमांड रूम था जहां से बैठकर भारत ने सारे हमले का प्लान किया था पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो उनका पहला हमला था, चाहे वो अभिनंदन वाली एपिसोड थी, चाहे वो उसके बाद एक और जो नया उन्होंने प्लान किया था अटैक करने का मिसाइल्स के साथ और एयरफोर्स के साथ, चाहे वो था, ये 3 प्लानिंग्स हुई थी उन दिनों में। नंबर 1, जो पहला बालाकोट वाला इंसिडेंट उन्होंने किया जिसमें वो पेलोड और बम गिरा के दरख्तों के ऊपर भाग गए। दूसरा, अभिनंदन जब पाकिस्तान में घुस आया और पकड़ा गया। तीसरा, उसके बाद एक और हमला जो भारत ने किया नहीं लेकिन उसको प्लान कर लिया था। ये 3 चीज़ें प्लान हुई थी भारत में, और इन तीनों चीज़ों में भारत के साथ उस कमांड रूम के अंदर इसराइली मौजूद थे। अब ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया था कि उनके अंदर इसराइली मौजूद थे और इसराइल ने भारत को पूरी सपोर्ट दी थी। इस पूरे हमले की प्लानिंग और हर चीज़ के अंदर इसराइल शामिल था और इसराइल ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को हर हाल में एक शिकस्त दी जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी और इसी मीटिंग में इमरान खान साहब ने हमें 2-3 ऐसे जुमले कहे थे जो मुझे आज भी उनकी बात याद है। उन्होंने कहा था, और ये मुझे ही मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था कि इमरान, जेट हमारा भी गिर सकता था, लेकिन अगर हमारा तैयारा गिर जाता, खुदा ना खास्ता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन थी। हमारे पास तो अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा जहाज़ गिरता तो तब भी हमें अपनी फ़ौज के साथ इसी ताकत के साथ खड़े होना था। अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी, उसने हमें कामयाबी दी, हमने दुश्मन का जहाज़ गिरा दिया, और इसमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मेहरबानी है। लेकिन ये जंग है, लड़ाई है, ये बढ़ेगी तो इसमें नुकसान हमारा भी हो सकता है, और अगर इसमें हमारा जेट गिरा हुआ होता तो अब भी उस सूरत में भी मैं अपनी फ़ौज के साथ इसी तरह खड़ा होता जिस तरह अभी मैं खड़ा हूं। और यही हमारे पास आखिरी हल बचेगा, क्योंकि लड़ाई तो फौज ने करनी है अल्टीमेटली, तो आपको फौज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये खान साहब ने बातों बातों में ये बात की थी, मुझे याद आ गई, मैं आपको बता दूं। दूसरा, इमरान खान साहब ने मुझे ये बताया था एक दफ़ा कि हमें फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है अगर हम इसराइल के मामले में अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा कर दें, तो ये भी उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ें जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया ने जब अटैक प्लान किए थे और किए थे तो उनमें इसराइल उनके साथ था, लेकिन वो नाकाम हुए। और इसराइल की तरफ से ये ऑफ़र पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक देते रहे हैं कि आपकी मईशत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, आप इसराइल पे अपनी पॉलिसी को नरम कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, और इसीलिए उनको यहूदियों का एजेंट कहा जाता है। इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि ये आदमी यहूदियों का एजेंट है और उनका साथी है, और पाकिस्तान में इस्लाम मुखालिफ सारे काम इमरान खान कर रहा है। ये उलमा इकराम कहते हैं, ख़ासतौर पे फजलुर रहमान साहब। अब ज़रा याद रखें उस दिन सब ने क्या कहा था। जब आर्मी चीफ ने इनको ब्रीफिंग दी ना, तो उसके बाद ये पार्लियामान में आए सारे। एक तो उस ब्रीफिंग के अंदर इन्होंने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए सब ने। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सराहा इन सब लोगों ने, और इन्हीं सब लोगों ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए और इन्होंने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। फिर इन्होंने ये कहा कि हमें आर्मी पे मुकम्मल एतमाद है। ये सारा करने के बाद ये लोग पार्लियामेंट में आए, और जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ
तो पार्लियामेंट का 1 मार्च 2019 को जो पार्लियामेंट की रिहाई हुई थी ना, उसके ऊपर फजलुर रहमान साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था, और उनका जो स्टेटमेंट था वो एक मुतनाज़ स्टेटमेंट वाहिद है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बैरूनी दबाव का नतीजा है। सिर्फ फजलुर रहमान एक आदमी था जिसने उस वक्त कहा था, क्योंकि उनको उस ब्रीफिंग में नहीं बुलाया गया था। फजलुर रहमान साहब को उस ब्रीफिंग में नहीं बुलाया गया था जिसमें बाकी लोग सारे थे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट के रुकन नहीं है, और वो पहली मरतबा ऐसा हुआ उनके साथ कि इतनी अहम तरीन एक मीटिंग उन्होंने मिस कर दी। तो उसका गुस्सा उन्होंने यूं निकाला कि अभिनंदन को इसलिए छोड़ा गया कि बैरूनी दबाव का नतीजा था, तो पाकिस्तान ने दबाव के नतीजे में छोड़ा है। सिर्फ चौधरी निसार अली खान एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट उस दौर में दिया था और ये कहा था कि मुज़ाकरात के लिए कोई भारत की मिन्नतें ना करे और अभिनंदन को जल्दबाजी में ना छोड़ा जाए, या छोड़ा गया तो जल्दबाजी में छोड़ा गया। ये चौधरी निसार अली खान ने कहा था, और कोई बंदा इस मामले के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला था। अब किस किस ने क्या कहा था मैं आपको बता देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 1965 की याद ताज़ा हो गई है, हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, और बड़ा लंबा स्टेटमेंट था, लेकिन मैं उसका जो मेन थीम है वो आपको बता रहा हूँ। जो मेन अल्फाज हैं वो ये हैं कि 1965 की याद ताज़ा हो गई है, पूरी कौम साथ खड़ी है, और हुकूमत और अपोजिशन ने गले मिले थे और इजहार यकजहती किया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर। तो उस वक्त तो सारे इकट्ठे थे क्योंकि भारत ने अटैक किया हुआ था, और उस वक्त जो है वो मुज़ाकरात भी चल रहे थे फ़ौज के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के। तो फ़ौज इतनी बुरी उस वक्त इनको नहीं लगती थी, लिहाजा उस वक्त 1965 की याद ताज़ा हो गई शहबाज शरीफ साहब को। फिर पायलट की रिहाई खुश आइंद है, साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा था कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई जो है वो खुश आइंद है, और पूरी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने इसकी तौसीह की थी और इस बात पे खुशी और मुसर्रत का इजहार किया था। किसी ने नहीं कहा कि इसको क्यों छोड़ रहे हैं। दूसरा एक और स्टेटमेंट, बिलावल ने कहा था कि भारत इमरान खान की पेशकश का मुस्बत जवाब दे। इमरान खान ने जो मुज़ाकरात की पेशकश भारत को की है, भारत उसका मुस्बत जवाब दे, क्योंकि इमरान खान की पेशकश बड़ी वैलिड है और बड़ी ठीक उनकी पेशकश है। भारत इसका मुस्बत जवाब दे, क्योंकि खित्ता एक जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लोगों को मजीद नुकसान की तरफ ना ले जाएं, मजीद खून खराबा ना करें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की एक स्टेटमेंट थी, वो भी तारीफ कर रहे थे इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की ऑफर के ऊपर। इसके बाद जो चौधरी निसार अली खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बता दी, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट पाक फ़ौज के और मुश्तरका जो एफर्ट थी हुकूमत और अपोजिशन की उसके हक में, उस दिन तो सारे के सारे ये कह रहे थे हमने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। अब सरदार अयाज सादिक को क्या हुआ कि उन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दे दिया जिससे भारत बगलें बजा रहा है और खुश हो रहा है। तो कल ये खबर दी है, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी दी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ और सहाफ़ियों ने ये खबर दी है, और मेरे अपने सोर्सेज ने मुझे बताया कि ये ऐसे नहीं हुआ कि हवा में उड़ के ये स्टेटमेंट आ गया। ये स्टेटमेंट बाकायदा प्लान किया गया, बाकायदा प्लान किया गया, और प्लान करने के बाद ये बताया गया कि ये कौमी असम्बली में खड़े होकर ये स्टेटमेंट देना है। उसकी एक वजह है, जब कौमी असम्बली में खड़े होकर आप गद्दारी का भी स्टेटमेंट दे देंगे ना, या कौमी असम्बली में खड़े होकर आप कुछ भी बोल देंगे, तो कोई अदालत आपको बुलाकर आपसे सवाल नहीं कर सकती। ये कौमी असम्बली का, ऐवान का, पार्लियामेंट का एक इस्तेहकाक है कि वहाँ पे खड़े होकर अगर आप कोई बात करते हैं तो अदालत आपको उसके ऊपर बुला के सवाल नहीं कर सकती। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने बड़े लंबे लंबे झूठ बोल दिए थे पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के, ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने ये पैसे कमाए और ये फ्लैट बनाए और ऐसे ऐसे किया। तो वो सारा बाद में जब मियाँ साहब ने कागज़ देने शुरू किए अदालत में तो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो जब मियाँ साहब से ये सवाल किया जाता था PMLN से कि आपने असेंबली में कुछ और कहा था, कागज़ आप कोई और दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो असेंबली का मामला है और उसके ऊपर कोई अदालत हमें सवाल नहीं कर सकती, कोई कानून हमें नहीं पूछ सकता। असेंबली में खड़े होकर हमने जो बयान दिया, और फिर उन्होंने कहा कि वो हमारा एक सियासी स्टेटमेंट था, इसलिए हमने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर दिया था। तो इनको अच्छी तरह पता है कि जो स्टेटमेंट असेंबली में खड़े होकर दिया जाएगा उसके ऊपर कोई अदालत बुला के पूछ नहीं सकती, उसके ऊपर पूछताछ नहीं हो सकती। इसलिए असेंबली का इंतखाब किया गया, अयाज सादिक साहब को मुंतखब किया गया और स्टेटमेंट को बिल्ड किया गया कि स्टेटमेंट ऐसे देना है कि आर्मी चीफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों के खाते में पड़ जाए, क्योंकि फौज इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। जनरल बाजवा को रोजाना बुरा भला कह रहे हैं नवाज शरीफ, जवाब ही नहीं आ रहा।
जनरल फैज़ को रोज़ाना बुरा भला कह रहे हैं, नवाज शरीफ जवाब ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा एक स्टेप आगे जाते हैं। आगे जाने के लिए उन्होंने क्या किया? आगे जाने के लिए उन्होंने अयाज सादिक ये स्टेटमेंट दिलवाया, भारत के अंदर खुशियां मनाई गई और ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक गुस्सा पाया गया और वो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो होल्ड नहीं कर पाए, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करनी पड़ी और उनको बताना पड़ा कि हकीकत क्या थी। तो हकीकत जो है वो मैं पिछले वीलॉग में आपके सामने रख चुका हूँ, उससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये है कि ये सारा प्लान था, प्लान स्टेटमेंट था, वरना PMLN का क्या जाता है? नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा कहें कि झूठ है। शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें आप, मैं आपको बंदे बता देता हूँ जिन बंदों से ये पूछा जा सकता है। ये बात जरदारी साहब से पूछी जा सकती है, वो उस मीटिंग में थे। एहसन इकबाल साहब से पूछी जा सकती है, उस मीटिंग में थे। राजा जफरुल हक साहब से पूछी जा सकती है, उस मीटिंग में थे। ये बात जो है वो शेरी रहमान से पूछी जा सकती है। परवेज़ खटक साहब थे, शीरी मज़ारी थी, शफकत महमूद थे, सादिक संजरानी थे, असद कैसर थे, मौलाना गफूर हैदरी थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, ये बहुत सारे लोग, नवीद कमर साहब थे। उनसे पूछा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान वाकई बुज़दिल बना हुआ था? इतना डरा हुआ था कि भारत के एक हमले से डर के पाकिस्तान ने अभिनंदन उनको फ़ौरन वापस कर दिया? इस तरह तो हमें कुलभूषण यादव भी छोड़ देना चाहिए। इस तरह तो अमेरिका हमें रोज़ कहता है हम शकील अफरीदी को भी उनके हवाले कर दें। ऐसा नहीं है और ऐसा होता नहीं है। ये मुल्क है, ये ऐसे नहीं है कि आप जहाँ चलते किसी की दुकान नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ उठाई और उठा के आप ले गए। ये मुल्क है, इसकी सरहदें हैं और सरहदें जो हैं वो अना के ऊपर खड़ी होती हैं। इज्जत और वकार के साथ इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब आ जाए वापस अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन ये अब क्यों कर रही है? अपोजिशन ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर या तो मार्शल लॉ लग जाए या कुछ ऐसी सूरत बन जाए कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर हुकूमत रहती है और सेटअप चलता है तो आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और होता चला जाएगा। नंबर एक तो उनकी ये ऑप्शन है। नंबर दो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज उनको बुलाए और बुला के पूछे जनाब चाहते क्या है आप? कब तक आप कीचड़ उछालेंगे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और रियासत को कब तक आप नुकसान पहुंचाएंगे? तो इस किस्म की प्लानिंग इस वक्त अपोजिशन की चल रही है और मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर सारी जमातें सिर्फ फजल रहमान को छोड़कर PMLN का साथ बहुत जल्दी छोड़ने वाली हैं। और PMLN के अंदर से मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं उनसे मेरा रब्ता हुआ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं PMLN में और बड़े शानदार लोग हैं इस जमात के अंदर। इनकी क़यादत ने इनको बहुत जो है वो अजीब तरीके की मुश्किल में फंसा दिया है, वरना जमात कमाल लोगों की है। इसके अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, हुब्बुल वतन लोग भी हैं, लेकिन क़यादत के पीछे लग के बहुत सारे लोगों से गलतियां होती हैं। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हैं, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरी इन लोगों से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम फेडअप हो रहे हैं इस किस्म के बयानात से और ये जमात आग के साथ खेल रही है और अपनी सियासत को ना सिर्फ इदारों के सामने जलील करवा रही है बल्कि पब्लिक के अंदर भी एक ऐसे सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमारी सियासत के लिए बेहतर नहीं होंगे। ऐसे जज्बात लोगों में पैदा हो रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के इन बातों के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, आपको पहले आगाह करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।